लेक्चर नंबर 83। ये सेल्स टैक्स से पहले कौन सा चैप्टर किया है? 16। 16 तो हो गया हुआ पूरा। सिखाओ। चैप्टर 16 होगा टेस्ट में, और सेल्स टैक्स का पेज 501 से लेके अच्छा वो छोटा सा कर लेते हैं, पेज 501 से लेके 507 तक जो आज पढ़ेंगे वो भी पेज 501 से 507, ये दो चीजें होंगी। चैप्टर 16 पेज 501 से 507। ये मुझे जरा टेस्ट भेज भी देगा इसका सिलेबस। ओके, चैप्टर 16 निकालें। पेज नंबर 389, ऑडिट on the basis of sectoral benchmark ratios, page number 389, audit on the basis of sectoral benchmark ratios। अगर एक टैक्स पेयर 3 जुर्म करे, नंबर 1, हम इनकम टैक्स में वापस आए हैं। अगर एक टैक्स पेयर 3 जुर्म करे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, सेल लेजर, परचेज लेजर, सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट दिखाने से इनकार कर दे, या अपने रिकॉर्ड्स दिखाए तो सही, रिकॉर्ड्स यही है ना जो हमने परसों की क्लास में पढ़े हैं ये सारे। आपने किस टाइम जाना है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कल का मैसेज आया हुआ था जिसको मैंने ओके किया, सॉरी। मैसेज पता ही नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। अच्छा, वेयर अ टैक्स पेयर हैज नॉट फर्निश रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जहां एक बंदा बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाने से इनकार कर दे, हैज फर्निश्ड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या दिखाए तो सही लेकिन पूरी चीजें ना दिखाए, इज अनएबल टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफेक्ट्स इन रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स में जो डिफेक्ट है उसके बारे में जवाब ना दे सके मुनासिब। पूछो भाई ये परचेज इनवॉइस है, इस पे आपका उसका नाम किधर आ रहा है, ये वाउचर बना हुआ है, इस पे फलां चीज किधर है, चाय पिए आप किधर की बातें शुरू कर दी, ये इतनी डिटेल होती है चीजों की। एक बंदा रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, एक बंदा लेट आए क्लास में, अपने रिकॉर्ड इनकम्प्लीट दिखाए, या उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाए और वो देने से इनकार कर दे, तो इट शेल बी कंसिडर्ड दैट टैक्सेबल इनकम इज नॉट करेक्टली डिक्लेयर्ड। ये समझा जाएगा कि उसकी टैक्सेबल इनकम अभी सही डिक्लेयर नहीं हुई। जाहिर बात है, या दिखा नहीं रहा, या दिखा रहा है तो नामुकम्मल दिखा रहा है, उसमें मसला पूछा जा रहा है तो वो बता नहीं रहा। एंड द कमिश्नर शेल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम, कमिश्नर फिर उसकी इनकम खुद निकालेगा। एंड कमिश्नर शेल डिटरमिन, लो यार ये दरवाजा बंद कर दिया करो, तो आना जाना ही लगा रहता है इन लोगों का। एंड द कमिश्नर शेल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम, हाइब्रिड में तो वैसे ही कोई पूछने वाला नहीं ना, जैसे जब मर्जी आओ जो मर्जी करो, हद होती है। एंड कमिश्नर शेल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। अगर एक बंदा अपने रिकॉर्ड्स दिखाने से इनकार कर दे तो कमिश्नर से, नहीं खड़े रहे हाइब्रिड में प्लीज, बैठना नहीं है, इट्स नॉट द क्लास चल रही है तो चलती हुई बस में बैठना तो नहीं मुनासिब ना। एंड द कमिश्नर शेल डिटरमिन टैक्सेबल इनकम, बैठ जाए, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज। कमिश्नर सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज की बुनियाद पर, कमिश्नर सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज की बुनियाद पर उसकी टैक्सेबल इनकम निकालेगा। अब बैठ जाए, सब किसी को डिस्टर्ब ना करें प्लीज, क्लास चल रही है, हद होती है। मुझे बैठे हुए सीटों पे साइड साइड हो जाएं, पहले सीट लेके रखनी थी।
shall determine the taxable income on the basis of sectoral benchmark ratios. ये हाइब्रिड में भी यार छोड़ो यार, बंद कराओ कॉलेज ही बंद करा दो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, नाउ एक वर्ड है सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज। इसका मतलब समझ लें, इसका मतलब क्या है। हाइब्रिड में प्लीज क्लास में ना चले, आ गए हैं तो बैठ जाए क्या। अच्छा जी, एक्सप्रेशन सेक्टरल बेंचमार्क रेशियोज का मतलब क्या है। जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर की रेशियोज मालूम की जाएंगी। जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर की रेशियोज मालूम की जाएंगी। कौन कौन सी रेशियोज। रेशियोज का टॉपिक पढ़ लिया FAR 1 में या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है ठीक है। फाइनेंशियल रेशियोज मसलन कौन सी, प्रोडक्शन रेशो, यानी आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितनी हो रही है। मिसाल के तौर पे 100 यूनिट्स बन सकते हैं, आप 80 बना रहे हैं, प्रोडक्शन रेशियोज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड किया जाएगा और देखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। नेट प्रॉफिट को सेल से डिवाइड किया जाएगा और ये देखा जाएगा रेशियो क्या है। रिकवरी रेशियो, डेटर कितनी जल्दी पैसे दे रहे हैं। वेस्टेज रेशियो, आप जो रॉ मटेरियल बनाते हैं उससे फिनिश गुड्स इतना कितना वेस्ट हो जाता है। एंड अदर प्रेस्क्राइब रेशियोज, बस ये नाम ही याद करने हैं, ये रेशियोज तो नहीं आएंगे सिलेबस में, नाम याद करें। फाइनेंशियल रेशियोज, प्रोडक्शन रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज, रिकवरी रेशियोज, वेस्टेज रेशियो एंड अदर प्रेस्क्राइब रेशियोज। जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, भाई आपको क्या मसला है। जो बंदा अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे, दिखाए तो इनकम्प्लीट दिखाए और दिखाए तो अब जो उसमें डेफिशिएंसी है उसका जवाब देने से इनकार कर दे, इस बंदे की टैक्सेबल इनकम FBR निकालेगा कमिश्नर। किस बेस पे निकालेगा, कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। हमने कहा ये सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज क्या हैं, उसने कहा ये 7-8 रेशियोज हैं। असल में होता ये है कि सारी इंडस्ट्री में जितनी जूते बनाने वाली कंपनीज हैं, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C, कंपनी D, उन सबकी ये रेशियोज देखी जाती हैं, उनकी एवरेज सी ली जाती है और समझा जाता है आपकी भी सेल इतनी है, क्योंकि आप अपना रिकॉर्ड दिखा ही नहीं रहे। तो फिर अगर आपको ज्यादा तकलीफ होती है इसके ऊपर तो फिर आप आके अपने रिकॉर्ड दिखा देते हैं और कहते हैं ये क्या तरीका हुआ, मेरी तो टैक्सेबल इनकम इतनी है ही नहीं। तो जो बंदा कुछ भी करने से इनकार कर दे तो उसकी रेशोज की बेस पे उसकी टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी। हमने कहा ये क्या करोगे, क्या अगर किसी बंदे ने ये 3 जुर्म किए हैं तो करोगे क्या। कहते हैं ये समझा जाएगा कि उसने टैक्सेबल इनकम सही नहीं बताई और कमिश्नर उसकी टैक्सेबल इनकम निकालेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। एक्सप्रेशन यानी वर्ड सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज मींस स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियोज नोटिफाइड बाय बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव केसेस। कंपैरेटिव केसेस से क्या मुराद है, सिमिलर कंपनीज जो हैं, अगर आप जूते बेच रहे हैं तो वो भी जूते बेच रही हो, अगर आप जो है वो अंडे बेच रहे हैं तो वो भी अंडे लगा रही हो, आप डंडे लगा रहे हैं तो वो भी डंडे लगा रहे हो। तो ये है। ये आज सर उमैर ने ज्यादा पानी पिया या ये पानी था ही कम, आज बच्चा ने पी लिया। ओके अच्छा, अब हमने ये डिस्कशन करनी थी कि जरा आए चैप्टर 16 के पेज नंबर 385 पे। जरा से मुराद मेरा पूरा ही होता है, पूरा आए जरा। अच्छा, ये चैप्टर का नाम है रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। शुक्र है चैप्टर खत्म हो गया, आपने ये पढ़ा दिया। रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। रिकॉर्ड्स के बारे में उसने ये लिखा था कि आपने पाकिस्तान में रखने हैं, कमिश्नर खर्चा डिसअलाउ कर सकता है, रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के रखने हैं और खर्चे का मतलब क्या है, और रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली रखे जा सकते हैं। ये तो रिकॉर्ड्स का सेक्शन है। उसके बाद उसने बताया था सारे टैक्स पेयर्स ने
अगर वो बिजनेस इनकम कमा रहे हैं तो ये रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। फिर उसने कहा था कंपनीज के अलावा जो बाकी लोग हैं, कर लें बातें आप। कंपनीज के अलावा जो बाकी लोग हैं अगर वो बिजनेस इनकम कमा रहे हैं तो 0.2 लगेगा उन पे। अगर उनकी इनकम 5 लाख तक है या वो नए बिजनेसमैन है, फिर तो उनकी इनकम हमें पता ही नहीं होगी। उनकी इनकम 5 लाख से नीचे नीचे रहती है या वो नए बिजनेसमैन है, तो ये रिकॉर्ड संभाल के रखें। अगर उनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एक्सीडिंग 5 लाख, और इसके अलावा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और कमीशन एजेंट, इनकी सेल जितनी मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्होंने ये रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। ये यहीं पे खत्म हो गए हैं, ऐसे ही है। अच्छा, मैंने कहा शायद स्क्रीन शो नहीं हो रही। उसके बाद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, इनके लिए अलग है। ऐसे मैन्युफैक्चरर जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है, उन्होंने ये वाले रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। सेल या इनकम? सेल। डन। हर टैक्स पेयर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या अदर सोर्स, उसने ये वाले रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। सैलरी वालों ने ये, प्रॉपर्टी वालों ने ये, कैपिटल गेन वालों ने ये, अदर सोर्स वालों ने ये। अदर सोर्स में फिर काफी तफसील थी। उसके बाद हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा था और स्पेशल ऑडिट पैनल के बारे में पढ़ा था और फिर नादरा के बारे में पढ़ा था। अब सबसे आखिरी सफ़े पे आए। ये सफ़ा है आपकी बुक में बना हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में जनरली लोगों ने क्या रिकॉर्ड्स जमा करवाने हैं, वो पॉइंट 1 में हम पढ़ के आए हैं। अभी वो कहां पढ़ के आए हैं? पॉइंट नंबर 1 में। इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में स्पेसिफिकली लोगों ने क्या रिकॉर्ड जमा कराने हैं अदर देन कंपनीज। कंपनीज की बात नहीं हो रही। कंपनीज की कहां बात होगी, क्या होगी, अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। इनकम फ्रॉम बिजनेस वालों ने जनरली क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, ये पॉइंट 1 में डिस्कस हुआ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में स्पेसिफिकली अदर देन कंपनी, स्पेसिफिक मींस बंदों का नाम बताया जाएगा, वो कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, ये पॉइंट 2 में डिस्कस हुआ है, पेज नंबर 385 पे। और सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स वालों ने क्या रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, ये डिस्कस हुआ है पेज नंबर 387 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, अब प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स एटसेट्रा के लिए पॉइंट 2 का 3 है। पॉइंट 2 का 3। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड कमीशन एजेंट के लिए 2 का 2 है। इनके लिए सेल की या इनकम की कोई लिमिट नहीं है। न्यू टैक्स पेयर्स के लिए 2 का 1 है। न्यू टैक्स पेयर्स के लिए 2 का 1 है। पीछे बच गए ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो चीजें खरीद के बेचते हैं, वो ट्रेडर होते हैं, और जो बना के बेचते हैं वो मैन्युफैक्चरर होते हैं। हाइब्रिड में प्लीज लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो में आ जाए एक स्टूडेंट, जल्दी करें फिर हम। सेकंड लास्ट रो में आ जाए एक स्टूडेंट उठ के। जी शुक्रिया। अच्छा, ट्रेडर और, अच्छा ये ना अटेंटिवली सुने, असल में छोटी सी बात होती है, याद भी होती है, क्वेश्चन समझ नहीं आता, उलट लिख के आ जाते हैं, मुफ्त के नंबर ज़ाया हो जाते हैं।
एक भाई एक दफ़ा मिले, कहते हैं बस कैनन्स याद करने भूल गए थे चैप्टर 3 में से और 47 पे फेल हो गया। हालांकि वो कुछ भी नहीं थे, कैनन्स याद करना चैप्टर 3 के पहले सफ़े पे थे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर रिग्रेट होता है बंदे को। तो दिन तो वैसे ही बड़े थोड़े रह गए हैं। बस अब मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि आप लोग ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। तो छोटे छोटे दिल हैं आजकल लोगों के, ना हौसले ना हिम्मत है ना जज्बा है आप लोगों में। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। अच्छा जी, ये रोना नहीं है, मेरा भी रोना निकला है, ना रोएं। बहुत थोड़े दिन में, सीरियसली तो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। तो ट्रेडर और मैन्यू अगर इनकी बिजनेस इनकम 5 लाख तक है तो इन पे लगेगा 2 का 1। अब यहां तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ था, वो तो मैंने आपको अपनी तरफ से ऐड कराया बेस्ड ऑन द थीम। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर अगर उनकी इनकम 5 लाख से, क्योंकि प्रोफेशनल्स नीचे कवर हो गए सारे, सीएस, इंजीनियर्स वगैरह, होलसेलर वगैरह इधर कवर हो गए, तो इधर ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर ही बचे। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर जिनकी साल की इनकम 5 लाख से कम है उनके लिए 2 का 1 है, जो बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसे ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर जो बिजनेस इनकम कमा रहे हैं, जिनकी बिजनेस इनकम साल की 5 लाख से ज्यादा है, उनके लिए 2 का 2 लगेगा। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये वो मैन्युफैक्चरर होंगे जिनकी साल की सेल 25 लाख से कम होगी। ये वो मैन्युफैक्चरर होंगे जिनकी साल की सेल 25 लाख से, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करनी है। जिस मैन्युफैक्चरर की सेल साल की 25 लाख से कम है और उसका प्रॉफिट 5 लाख तक है तो 2 का 1 लगेगा। और जिस मैन्युफैक्चरर की सेल साल की 25 लाख से कम है, सेल प्रॉफिट नहीं, और प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है तो 2 का 2 लगेगा। तो जिस मैन्युफैक्चरर की साल की सेल 25 लाख से कम है और इसका बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख से तक है तो 2 का 1। लेकिन अगर इसकी साल की सेल 25 लाख से कम है और बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख से ज्यादा है तो 2 का 2 लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सेल ही साल की 25 लाख से ज्यादा है तो तुम्हारे लिए अलग प्रोटोकॉल बना हुआ है, एंड दैट इज 0.2 का 4। इसमें इनकम नहीं देखी जाएगी तुम्हारी। इनकम चाहे तुम्हारी 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, तुम्हारी सेल। अब ये लॉ में नई बात लिखी हुई कहां पे, कहीं पे, कि ये जो हैं ये वाले, ये लोग और ये लोग, इनकी मैन्युफैक्चरर्स की साल की सेल 25 लाख से कम है। ये लॉ में तो नहीं कहीं लिखा हुआ, लेकिन जाहिर बात है माय डियर, जब ये पॉइंट ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है, तो फिर बाकी पॉइंट्स किन के लिए हैं, ये सवाल है ना। जिनकी साल की सेल 25 लाख से कम है, तो ये 2 पॉइंट्स 2 का 2 और 2 का 1, बोलें 2 का 2 और 2 का 1, ये दोनों पॉइंट्स किन मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं जिनकी साल की सेल 25 लाख से कम है। अब बेस्ड ऑन दिस डायग्राम पास पेपर्स करने शुरू करते हैं इस चैप्टर के। Under the Provision Income Tax Ordinance 2001 and rules made thereunder, list the additional records, page 392, list the additional records which are required to be kept by a sole proprietor, जो कि एक सोल प्रोप्राइटर ने संभाल के रखने हैं, जिसकी बिजनेस इनकम साल की 5 लाख से ज्यादा है, एज कंपेयर टू ऐसा सोल प्रोप्राइटर जिसकी बिजनेस इनकम साल की 5 लाख से कम है। समझ आ गया? किसके और किसके दरमियान डिफरेंस पूछ रहे हैं? 2 का 1 और 2 का 2। मेरे ख्याल से ये अमीर बिजनेसमैन है, इसने एडिशनल रिकॉर्ड संभाल के रखने होंगे एज कंपेयर टू दिस बिजनेसमैन।
मेरे तो ख्याल से हमने ये सारा हाईलाइट भी किया हुआ है 2 का 2 में। ये देख लें, ये एडिशनल रिकॉर्ड्स हमने हाईलाइट किए हैं स्काई ब्लू से, ये लिख के आने थे, सिर्फ स्काई ब्लू वाले जो एडिशनल हैं, सारे नहीं लिख के आने थे। चलें, एक्सप्लेन द टर्म सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज। अब इस अटेंड में भी बच्चे ये 3 नंबर लूज करके आ गए, बाहर निकल के कह रहे थे वो जो सैलरी के चैप्टर में नहीं पढ़ा था आपने बेंचमार्क रेट, वो ठोक के आ गए। बेंचमार्क रेट इज 10% एंड इट विल बी इंक्रीज्ड बाय ईच ईयर, वो ठोका हुआ था पूरा 4-4 5 लाइनें। वो तो बेंचमार्क रेट था या बेंचमार्क रेशियोज थी? बाहर निकल के पूछ रहे थे ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अजीब लोग हैं, तो पढ़ते पढ़ते हैं कोई नहीं, फिर बाद में कहते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस चीजें आई हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म सेक्टोरल बेंचमार्क रेशियोज, अभी हम पढ़ के आए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन, ऑल्सो एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस जब कमिश्नर ये इनकम निकाल सकता है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन तो ये हो गया, ब्रीफली एक्सप्लेन तो ये हो गया, ब्रीफली एक्सप्लेन ये 2 लाइनें हो गई, और ये सर्कमस्टांसेस हैं। अगर तुम डेटा जमा ना कराओ, डेटा इनकम्प्लीट जमा करवाओ या जमा करवाते हुए कोई मसला करो, तुमसे डेफिशिएंसी पूछी जा रही है, वो तुम जमा नहीं करवा रहे। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ खालाजी का ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड बाय खालूजी। रिक्वायरमेंट्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय मैन्युफैक्चरर हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 2.5 मिलियन। तो ये क्या लिख के आएंगे? 2 का 2 ना बोला करें, 2 का 4, थोड़ा सा तोतला कभी कभी बोला करें। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयरअंडर ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। रिक्वायरमेंट्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड बाय टैक्स पेयर हु हैज बिजनेस इनकम अप टू 5 लाख। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑडिट पैनल 5 नंबर। ओ, पेज 389 से लिखना शुरू करेंगे और पेज 390 तक, 0.17 तक, प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑडिट पैनल। रशीद ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवाल आए थे, इंशाल्लाह मैं निकल जाना है, मतलब पास हो जाना है, निकल जाना नहीं, पेपर छड़ के निकल जाना है, मैं पास हो जाना है, मैं तो माशाल्लाह नाल याद कर रहा। अच्छा, अंडर द प्रोविजन लिस्ट द रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट बाय सैलरी, प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन। अच्छा, मैं इन्होंने वैसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई सी, चलो आज मैं वैसे सोच रहा कर ही लेवा घर जाके, होर की करना होंगे, सर्दियों की रातां ने पूरी रात पढ़ते रहो बह के। सैलरी, दूसरा कौन सा? प्रॉपर्टी, और तीसरा कैपिटल गेन। बस SFA वाले में याद नहीं किए थे, अगले में याद किए थे सारे, वही आ गया पेपर च जेड़ा मैं तेरे नाल भी आई हुई है, हाँ मेरे नाल भी आई हुई है। चल आजा दोनों रोइए। Ayub Industries Limited has been selected for audit of its income tax affairs, personal affairs. अच्छा, income tax affairs. The management is of the opinion, management का ख्याल है, since their tax affairs were audited last year also, पिछले साल भी तुम लोग छेड़ने आए थे हमें, so we should not have been छेड़े in this year, हमें इस साल मत छेड़ो। तो ये ज़रा मैं पॉइंट ढूंढ के देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी दिन हो गए पड़े हुए, तो point number 7, section 177 shall not apply to a person whose income tax affairs have been audited in any of the 4 preceding years। तो उसे बताओ पिछले 4 सालों में अगर तुम्हारा हो गया है तो अब तुम्हें छेड़ने नहीं आ सकते, तुम्हारी बात सही है। हाउएवर भी बता दो ना, लेकिन अगर कमिश्नर बोर्ड से इजाजत लेके आ जाए तो फिर कोई मसला नहीं। यानी कि मिसाल के तौर पर डॉगीज रूल बना लें कि एक बंदे को एक दफ़ा काटा तो अगले 4 दिन तक नहीं काटना, लेकिन अगर डॉगे से इजाजत लेके आ जाए कि आप मुझे काटने नहीं देते तो फिर और बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें, फिर हम आते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दो गरम अंडे, हाफ बॉयल फुल बॉयल। हाफ बॉयल, फुल बॉयल में क्या मजा है? नहीं, हाफ बॉयल में एक स्पेशल पॉइंट होता है।
हम तो करते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं, कभी फुल हो जाते हैं, हमें क्या। अच्छा, चिकन कढ़ाई कौन कौन बना लेता है? चलो भाई, शादी से पहले सीख लेना आप लोग सारे, जरूरत पड़ती कुछ नहीं। अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेज 507 पे। एक बात तो कल हमने पढ़ ली थी ना, वो आपको याद है, जो थर्ड शेड्यूल की चीजें हैं, शैम्पू वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, उन पे टैक्स उनकी सेल प्राइस पे लगता है या रिटेल प्राइस? यानी कि अगर कोई बंदा आपको आइसक्रीम सस्ती बेचे भी तो गवर्नमेंट वही टैक्स लेगी जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, और वो डब्बे के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि ये रिटेल प्राइस जो है, ये पाकिस्तान में हजारों चीजें बिक रही हैं, हजारों चीजें, उसमें से सिर्फ चंद चीजों पे रिटेल प्राइस लिखी जाती है। वो कौन सी चीजें हैं जिन पे रिटेल प्राइस डब्बे के ऊपर लिखी जाती है? वो ये 20 चीजें हैं। इसके अलावा हजारों चीजें पाकिस्तान में ऐसी हैं, इसमें गाड़ी आ रही है, इसमें एसी आ रहा है, इसमें हीटर आ रहा है, इसमें ओवन आ रहा है, इसमें वॉशिंग मशीन आ रही है, इसमें कोई चीज नहीं आ रही। अच्छा, इन 20 चीजों के तो भाई अब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई हैं। इन 20 चीजों के तो हाइब्रिड में अभी तक एक दो स्टूडेंट जो है वो रेस्ट मोड में है। ये प्लीज ये इस तरह ये टेक ना लगाई, ये क्लास हो रही है इधर। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो 20 चीजें हैं, इनके डब्बे के ऊपर इनकी रिटेल प्राइस लिखी होती है। तो फिर एसी के ऊपर तो रिटेल प्राइस नहीं लिखी होती, गाड़ी के इंजन पे तो नहीं लिखा होता ये 1 करोड़ रुपए की है। इसी तरह जो है वो ओवन खरीदें, ओवन के ऊपर तो नहीं प्राइस लिखी होती। तो भाई इन चीजों के लिए बिल बनता है, इस बिल का नाम हमने पढ़ लिया हुआ है टैक्स इन वॉइस। तो किन चीजों के डब्बे के ऊपर सेल प्राइस लिखी होती है, पैकेट के ऊपर सेल प्राइस लिखी होती है? आइसक्रीम खरीद लें, शैम्पू खरीद लें, पाउडर ड्रिंक्स खरीद लें, शू पॉलिश खरीद लें, इनके किसके ऊपर प्राइस लिखी होती है? डब्बे के ऊपर लिखी होती है। क्या लिखी होती है? रिटेल प्राइस भी और सेल्स टैक्स भी। तो लेकिन इसके अलावा जो चीजें खरीदते हैं, कुर्सी खरीद लें, मेज खरीद लें, उसके ऊपर तो प्राइस नहीं लिखी होती। उसमें फिर कैसे प्राइस पता चलती है? बिल से। बिल का नाम क्या है? टैक्स इन वॉइस। बिल का नाम है टैक्स इन वॉइस। अब ये जो हम डिस्कशन करने लगे हैं ना आज, ये इन 19-20 चीजों के लिए नहीं है, ये उन सारी चीजों के लिए हैं जो 19-20 के अलावा हैं, ये उनके लिए है। ओके, मैं ये पहला पॉइंट पढ़ने लगा हूं, लेकिन इस पहले पॉइंट के लिए पेज 507 नहीं 508 पे आना पड़ेगा। डॉलेंस ने रॉ मटेरियल खरीदा 1 लाख रुपए का। डॉलेंस ने कस्टम ड्यूटी पे की 20,000 रुपए की। डॉलेंस ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे की 10,000 रुपए की। डॉलेंस ने लेबर पे की 30,000 रुपए की। अल्हम्दुलिल्लाह 1,60,000 में एयर कंडीशनर बन गया। 40,000 प्रॉफिट डाला, 2 लाख रुपए में कस्टमर को बेचने, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहेगी कस्टमर से 2,36,000 लो, क्योंकि 36 इसमें क्या है? सेल्स टैक्स। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज रिटेल प्राइस? नहीं, रिटेल प्राइस का लफ्ज खास है उन 20 चीजों के लिए। इधर रिटेल प्राइस के लिए लफ्ज है VOS, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई at which we should charge sales tax? 200. So okay, 200 is the value of supply. बोले it includes all duties and taxes except sales tax. अब बोले it is a price which seller charge from customer including all duties and taxes except sales tax. Done?
बोले डेफिनेशन, द प्राइस इन मनी इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस विच द सेलर रिसीव फ्रॉम बायर। बट साहब आपको पता है हर जगह माशाल्लाह आ जाते हैं, इस क्लास में भी हैं हमारे बट साहब मोहतरम। बट हाथ खड़ा करें सारे, पराचा, जट, गुज्जर, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे चलें। बट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, ये कौन सा टैक्स है फिर? ऊपर कह रहे इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और नीचे कह रहे एक्सक्लूडिंग। हाँ, खाली टैक्स से मुराद ना इस लॉ में सेल्स टैक्स हुआ करेगा, और इनकम टैक्स में खाली टैक्स का मतलब हुआ करेगा इनकम टैक्स। खाली टैक्स का मतलब ये नहीं खाली लिखा होगा, मतलब ये कि टैक्स के साथ कुछ लिखा नहीं होगा। ओके बबलू? हाँ आप वाले बबलू, आपको कह रहा हूं। ओके चलें, तो बोले द कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस which seller receive from buyer excluding sales tax। दीवाने सर को ये ना कहीं कि होमवर्क का सवाल डिस्कस कर लें, अगर तूने ये कहा तो मैंने तुझे मारना है। ओए मैं होमवर्क का सवाल भी करना था तो भूल गया। आप लोग भी भूल गए? मैं तो भूल गया था, आप लोगों ने कर लिया था? दैट्स नाइस। कितनों का पहली ट्राई में टैली हो गया था? ये बहुत आसान सवाल था। ओह अप्रिशिएट कर, आपने बहुत कमाल किया। आप लोगों ने 5 एडजस्टमेंट 5 लाइनों वाला सवाल किया, लोग 2 लाइनों वाला सवाल नहीं कर पाते। जबरदस्त, माशाल्लाह, ऐसे लोग चाहिए। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 2003 वाला किया आप लोगों ने, 20 साल पुराने सवाल पे हाथ डाला। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, ऐसे ही लोग चाहिए हमें दुनिया के अंदर। आप लोग इतने अजीम लोग हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन 1 कर दिया। ये तो दीवाने लोग होते हैं जो लेटेस्ट टाइम के सवाल कर रहे होते हैं, वो तो दीवाने होते हैं, वो तो दीवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं। ओके अच्छा जी, कभी अप्रिशिएट कर दिया करें, कभी ये कर दिया करें, कभी पता नहीं, हम तो नहीं टीचरों के पास जाके कहते थे जी सर जी बेटा क्या सवाल है सर, जरा मोटिवेट कर दें मुझे, मैं बहुत पतली वेट हुआ हूं। हद होगी यहाँ। ये क्या मसला है? ये आजकल है स्टूडेंट्स को, वजह क्या है मुझे बताएं। माजरत अगर इस क्लास से भी कोई मुझे कहने आया हो बाद में, मैं सॉरी, हो सकता है इस क्लास में कोई कहने आया हो, माजरत भाई अगर ऐसा है, लेकिन वैसे क्यों कहते हैं ऐसे बच्चे? सर जरा मोटिवेट कर दें। ओहो डिप्रेशन स्ट्रेस तो लफ्ज ही हमें नहीं पता था यार, सोशल मीडिया था, जाने दे यार, उन्होंने नहीं क्या क्या चीजें निकाली हुई हैं। बस अल्लाह की रजा पे राजी ना रहना, ये सारी बीमारियों की जड़ है जी, वो सोशल मीडिया। अच्छा क्वेश्चन 36 माय डियर, पेज 558, क्वेश्चन 36 का ए। पेज नंबर कौन सा बताया मैंने? 58। चलें जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो गई हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फौलाद लिमिटेड है सोल्ड 50 टन ऑफ आयरन बार्स टू तामीर लिमिटेड। शायद फौलाद का काम होगा लोहा सरिया बनाना और इनका काम होगा कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए फौलाद लिमिटेड ने बेचा है 50 टन सरिया, पेज 558, 50 टन सरिया टू तामीर लिमिटेड, एक बायर को। पेज नंबर 558। द मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई इज 25 लाख एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अच्छा जी,
मुझे ये बताएं, जो चीज हमारे पास से जा रही है, असल में ना ये बार्टर ट्रेड होने लगी है, कुछ चीजें देके कुछ चीजें हम ले रहे हैं। जो चीज हमारे पास से जा रही है उसकी सेल प्राइस क्या है? जो चीज हमारे पास से जा रही है, एक चीज हमारे पास से जा रही है और एक चीज हमारे पास आ रही है, तो द मार्केट प्राइस ऑफ, मैं सेलर हूं, सेलर के पास से क्या जा रहे हैं? आयरन बार्स। इनकी मार्केट वैल्यू 2.5 मिलियन। क्योंकि पैसे नहीं थे, ओइंग टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बायर ने मिन्नत की और पैर पकड़ लिए, खुदा के लिए यार मैं तुम्हें थोड़ी सी लैंड ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मुझे सरिया दे दो। तो टीएल हैज रिक्वेस्टेड टू सेटल द प्राइस बाय ट्रांसफरिंग अ पीस ऑफ लैंड। अच्छा, अब हमारे पास आएगा क्या? लैंड। हमारे पास सरिया आएगा। हाथ हो गई यार, बोंगी मारी है। हम सेलर हैं। हम कौन है? सेलर हैं। हमारे पास आएगा क्या? लैंड 2.3। एंड हमारे पास क्या आएगा? कैश। कैश को जरा 75,000 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करें 1 मिलियन पे, ताकि रुपीज इन मिलियन में कन्वर्ट हो जाए। 0.075 अलॉन्ग विद एप्लीकेबल सेल्स टैक्स। वो तो सेल्स टैक्स तो लगना ही है, अलॉन्ग विद वाली लाइन को छोड़ें, उसके ऊपर सेल्स टैक्स तो लगेगा ही। जवाब 2.375। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब मैं चीजें बार्टर ट्रेड में करूं तो एक चीज मेरे पास से जारी होती है, मुराकबे से बाहर आए, एक चीज मेरे पास आ रही होती है। प्लीज ऊपर देखें सारे। तो एक चीज मेरे पास से जारी होती है और एक चीज, इनको उठा दें जरा, शुक्र है। एक चीज मेरे पास से जारी होती है और एक चीज मेरे पास, सेलर क्या बेच रहे हैं? आयरन बार्स। और बायर क्या बदले में दे रहा है उससे? तो भाई इसको अपने पेपर में इग्नोर करना है। इट इज माई VOS, जाने वाली चीज की सेल प्राइस, प्राइस ऑफ सप्लाई, जो मैंने बेची चीज, उस चीज की प्राइस देखनी है। नोट कर लें। व्हाट इज माई VOS? 25 लाख, जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू। ओके, कमेंट करें जी, चार्जेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स इन द अबव सिचुएशन। कमेंट करें यार, जादुई छड़ी ला दिया करो। कमेंट करें, बोलें जी, कमेंट करना शुरू करें। इफ द कंसिडरेशन फॉर अ सप्लाई इज फुल्ली और पार्टली इन काइंड, पार्टली इन काइंड है ना, फुल्ली तो नहीं इन काइंड, लैंड तो नहीं दे रहे, थोड़े से पैसे भी हैं, इज फुल्ली और पार्टली इन काइंड, देन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड लिख लें, ताकि आपको भी याद रहे जाने वाली चीज की। सप्लाई रिसीव्ड या सप्लाई मेड? सप्लाई मेड। तो जाने वाली चीज की प्राइस देखनी है या आने वाली की? जाने वाली की। माशाल्लाह आपका तो रमज़ान भी आना है पेपरों में, तो एक जो है
वो रोज़ा उसके ऊपर करोड़ों पेपर भी हमारे कुर्बान है आपको अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारे ईमान वाले बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड, ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई मेड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। तो ऑब्वियसली ये तो बार बार डाला करेगा ना, इस लाइन को अब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स। इसका मतलब है सेल्स टैक्स के अलावा वाली अमाउंट वीओएस है उस पर आप कंफर्टेबली 18 लगा लो। जैसे मैं बाजार से चीज खरीदने गया 2 लाख की, उस पर सेल्स टैक्स था 36,000, तो चीज है 2,36,000 की, तो व्हाट इज एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स? 2 लाख, उस पर 18 लगाएं कंफर्टेबली। हाँ, खुदा ना खास्ता एक दफा सवाल आएगा उसमें लिखा होगा इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो फिर हम उसको डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18 करके जो है ना सेट करेंगे, लेकिन वो छोड़ें, हम तो सिंपल अभी सवाल कर रहे हैं जिसमें हम सिंपल क्या किया करेंगे और बोले मल्टीप्लाइड बाय 18% कर दिया करेंगे। डन भाई, ये चार्जिंग केबल इसकी देखना। चलें जी आगे, वापस आ जाए। कल भी इतना कुछ याद करने के लिए दिया था, आज भी इतना याद करने के लिए नहीं दे रही, पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मैं फिर पिछले चैप्टर शुरू कर देता हूँ याद करना, पता भी कोई नहीं, ऐसे बैठे बैठे पेपर आ जाने हैं। सोऊंगा, सुबह उठूंगा, मार्च आया होगा। यार मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ, सब सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए हैं। अब तो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तेदार भी कहने लगे हैं यार इससे ना ही बात करो। पॉइंट नंबर 2, नहीं इसकी चार्जिंग केबल बैग में नहीं है, उसको कोई ढूंढे। इफ द सेलर एंड बायर आर एसोसिएट्स, बोलें इफ द सेलर एंड बायर आर एसोसिएट्स। हाइब्रिड में आपने देख लें एक दफा तफसील से, इधर क्लास हो रही है। हाँ देख लो, बैग ले जाओ। इफ द सेलर एंड बायर आर एसोसिएट्स, अगर सेलर और बायर आपस में क्या है, चाचे के पुत्र, आपस में जानने वाले हैं सेलर और बायर, तो एंड सेल इज मेड एट नो प्राइस, आपने चीजें मुफ्त में बेच दी और एट अ प्राइस लोअर देन, तो समझ आ गई होगी आपको बात। 10,000 की चीज है, आपने रिश्तेदार को कहा ऐसे ही ले जा, हो सकता है कहीं खून लाल भी होता है रिश्तेदारों का, हर जगह तो सफेद नहीं होता। आपने उसे कहा ऐसे ही ले जा, भाई कह रहे हैं वो ले जाएगा वाकई, आपने उसे, इसको डर लग रहा है, आपने उसे कहा ऐसे ही ले जा या सस्ती ले जा। लॉ मेकर ने कहा तू इधर आ जा, उसको चीज लेके जाने दे, तू इधर आ। तो व्हाट विल बी द वीओएस? उत्ते उत्ते है ना, हम बहुत जल्दी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने की तैयारी भी तो करें ना इस वजह से शायद। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 अगले सफे पे। अली नहीं होता था आंटी रशीदा का बेटा, चाचा रहमत का दमाद। अली सोल्ड गुड्स टू हिज कजन फॉर 3 मिलियन। उसने अपने कजन को कितने की चीजें बेची? 30 लाख की। लेकिन वैसे बाजार में लोग कितने की बेचते हैं? 4 मिलियन की। तो व्हाट इज वीओएस? 4 मिलियन। वापस आ जाएं जितने दी। नहीं, ये मुहावरे में कोई ऐसी बात तो नहीं है, बड़ों ने, किसी पंजाब वालों ने बनाया हुआ है, कुछ मुहावरे ने गलत। अगर हाँ यार, ये भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, ये भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है, ये भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है। भाई ने पूछा है कि अगर जो है वो रिश्तेदार को हम मार्केट प्राइस से ऊपर की बेचें, तो उसमें जवाब इसका ये है कि फिर ऐसी सूरत में मार्केट प्राइस को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि इसकी अंग्रेजी जरा पढ़ें, फिर जितने का एक्चुअल बेचा है वो देखा जाएगा। इसकी अंग्रेजी पढ़ें। बाजार में 4 मिलियन का है, रिश्तेदार आया, आपने कहा मंड के रखो, आपने 4 मिलियन की बजाय 5 मिलियन का बेचा, तो आपने अब, अच्छा ये ओपन मार्केट प्राइस वाला रूल पढ़ें, लगना कब है? अगर मुफ्त में बेचो या सस्ता बेचो। महंगा तो उसने बताया ही नहीं, फिर करना क्या है? फिर महंगा अगर आपने बेचा फिर तो जनरल रूल लगेगा। जनरल रूल किसी को पता है क्या है? जनरल रूल है द प्राइस इन मनी विच द सेलर रिसीव। तो असूल क्या बना? कंक्लूड करें चीज को। अगर रिश्तेदार को आपने 4 मिलियन वाली चीज, नहीं तसल्ली से, 4 मिलियन वाली चीज
एट लोअर प्राइस या मुफ्त जीरो की बेच दी तो समझा जाएगा 4 मिलियन पे 18% लगाने पेपर में, और अगर 4 मिलियन वाली चीज 5 मिलियन की बेच दी फिर लॉ खामोश है, फिर ऑब्वियसली जनरल रूल लगेगा। और जनरल रूल की क्या पढ़ा है सुबह सुबह? जनरल रूल क्या पढ़ा है? विच द सेलर रिसीव फ्रॉम बायर। फिर ऐसी सूरत में फुल प्राइस के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। पॉइंट 3 पढ़ें जी। कई दफा चीजें, अच्छा ठीक है लिख लें जो लोग लिख रहे हैं, फिर इधर आके लिख लें। अगर 4 की बजाय 4.5 मिलियन की बेचते, मिसाल है, तो फिर 4.5 ही वीओएस होता। अगर 4 की बजाय, छोटा सा लिख लें वहां, अगर 4 की बजाय 4.5 की बेचते तो फिर 4.5 ही वीओएस होता। वापस आ जाएं। अच्छा भाई, कई दफ़ा ऐसा होता है किस्तों पे चीज़ें बेची जाती हैं। कई दफ़ा चीज़ें किस पे बेची जाती हैं? किस्तों पे। तो किस्तों पे जब चीज़ें बेची जाती हैं तो ऐसी सूरत में ये होता है कि वो अल्लाह आपका भला करे, चीज़ थोड़ी इंटरेस्ट डाल के या सरचार्ज या मार्कअप डाल के बेची जाती है। तो ऐसी सूरत में फिर सरचार्ज और मार्कअप को इग्नोर किया जाएगा। यानी चीज वैसे बाजार में 50,000 की है लेकिन सरचार्ज डाल के 52,000 की है, मार्कअप सरचार्ज डाल के 52,000 की है, तो फिर बेची 50,000 में जाएगी। 2,000 आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब 18% 52,000 पे नहीं लगेगा, 18% 50,000 पे लगेगा। फरीद मोटर्स सोल्ड अ बाइक टू वन ऑफ इट्स कस्टमर फॉर 1,10,000। अगला सफा, फरीद मोटर ने कितने की बाइक बेची है? 1,00,000। किस बेस पे? ऑन इंस्टॉलमेंट सेल। फरीद मोटर वैसे आमतौर पे बाइक बेचता है कितने पे, लेकिन सरचार्ज डाल के कितने पे बेची है? 1,10,000। तो इसमें 10,000 क्या है? सरचार्ज। आप बताएं व्हाट इज वीओएस? 1,00,000। If taxable sale is made to general public on installment basis, अगर आप आम लोगों को चीजें इंस्टॉलमेंट बेस पे बेचें इंक्लूडिंग सर चार्ज, जिसमें आप क्या डालें? सरचार्ज, तो ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सप्लाई, फिर सप्लाई की ओपन मार्केट प्राइस लें एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, इन केस ट्रेड डिस्काउंट, इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड, अगर आप क्या दे रहे हो अगले को? ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट माय डियर माइनस करने की इजाजत है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है। समीर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्डिंग चलने दें, उनको पता चले अंधेरे में भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तालीम के फरोग के लिए कोशिशें। और समीर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें आप लोग, थोड़ी नजर नहीं आ रहा। कोरोना से पहले इसी तरह पढ़ाया जाता था, बच्चों को कुछ नजर नहीं आ रहा होता था, टीचर ने अपनी किताब खोली होती थी, बच्चों ने अपनी, हमारा भी सी उसी तरह हुआ। पढ़ें, नहीं स्क्रीन ऑन होने दें। समीर इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड 7 एसीज एट ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 1,80,000। तो समीर 0.4, तो डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है माय डियर? 1,80,000। वैसे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसीज वर 2 लाख, लेकिन दोस्ती यारी की वजह से या बल्क क्वांटिटी की वजह से 7 एसी इकट्ठे खरीद लिए, हमने उसको 20,000 डिस्काउंट दे दिया जो इनवॉइस पे भी मेंशन है। तो आप बताएं माय डियर, 2 लाख वाली चीज उसे कितने में बेची? नाउ वीओएस इज 2 लाख और 180, तो 180 के ऊपर वीओएस लिख लें आप लोग। आप अपनी किताब पे लिखें, मैं अपनी किताब पे लिखता हूं। इस तरह बातें हुआ करती थी 4 साल पहले क्लासों में।
बेटा 180 ढूंढो, उस पर VOS लिख लो। अब आप वापस आ जाओ बेटा पेज नंबर 507 पे। इस तरह पढ़ाते थे उस जमाने में हम। पेज 507 पे आ गए, फिर टीचर पूछा करते थे, फिर बच्चों को टीचर कहते थे अब आप पॉइंट 4 खोलें। जी सर, फिर आती थी आवाज, जी सर पॉइंट 4 खोल लिया। अब पढ़ें, इन केस ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए तो द डिस्काउंटेड प्राइस, बेटा अगले सफे पे जाओ, डिस्काउंट से पहले वाली कितनी प्राइस थी? 2 लाख। वापस आओ, डिस्काउंट के बाद वाली कितनी प्राइस है? 1,80,000। अब क्यों देख रहे हैं ऊपर? आपको तो आदत हो गई है, छोड़ें आप। द डिस्काउंटेड प्राइस, ये यार छोटा सा लिखा है करना है आप लोगों ने, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। लेकिन इसमें कुछ शराइत है। शराइत क्या है? शराइत ये हैं कि प्रोवाइडेड दैट द बिल शोज द डिस्काउंटेड प्राइस, बिल पे डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होनी चाहिए, एंड द रिलेटेड टैक्स, और उसका टैक्स भी लिखा होना चाहिए, एंड द डिस्काउंट अलाउड इज इन कंफर्मिटी विद द, और डिस्काउंट बिजनेस प्रैक्टिसेस के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन माय डियर, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों के लिए ये रूल नहीं है। कल आप लोगों ने न्यूमेरिकल किया क्लास में, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की रिटेल प्राइस उन पे 15 लाख लिखी हुई थी, हमने तरस खा के 12 लाख की बेची थी, और बेची 12 की थी। न्यूमेरिकल में 15 ही डाला था, मुझे पता है, अरे बात ही नहीं सुनते। तो 15 लाख उनके ऊपर रिटेल प्राइस लिखी हुई थी, मैंने तरस खा के 12 लाख की बेची थी। वो मेरा उसका रिश्ता होगा कोई, जो भी है वजह। लेकिन इन चीजों को किस पे लेके आना है? ये कौन सी वाली चीजें होती हैं बोले? थर्ड शेड्यूल वाली। कौन सी चीजें होती हैं? ये गिनी चुनी 19-20 चीजें हैं बस। नेक्स्ट पॉइंट 5 तो कुछ भी नहीं है। इन केस ऑफ अ स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां कोई स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो, वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन VOS, जहां VOS निकालना मुश्किल हो रहा हो, तो क्या लेंगे? ओपन मार्केट प्राइस। इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, अगर कौन सी गुड्स हो, अगले सफे पे आए, तामीर ने इंपोर्ट की हैं 15 मिलियन की चीजें। हाउएवर कस्टम अथॉरिटीज वाले कहते हैं कि इन इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू 18 मिलियन है। अच्छा, कई दफा आप चीजें इंपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं इसकी वैल्यू कुछ और है, कस्टम वाले कहते हैं इसकी वैल्यू कुछ और है, तो कौन सी वाली वैल्यू लेंगे पेपर में? कस्टम वाली। ये 15 को इग्नोर करेंगे। उसने इस पे कस्टम ड्यूटी पे कर दिया 9 मिलियन और एक्साइज ड्यूटी पे कर दिया 3 मिलियन। अब असूली तौर पे सेल्स टैक्स लगना चाहिए 18 मिलियन पे, लेकिन सेल्स टैक्स का लॉ इतना जालिम है, वो कहते हैं 18 में जमा करो 9, 18 में जमा करो 3, और सेल्स टैक्स लगाओ 18 जमा 9 जमा 3 पे। सो व्हाट 18 जमा 9 जमा 3? कितना हो गया? लिख लें, 30 VOS। तो इसमें टेक्स्ट टुक्स सारा डाल के करना है। ओके हाइब्रिड वालों, ओके चलें जी। चलें यहां तक रिवाइज करें। अगर बार्टर ट्रेड हो रही हो तो जाने वाली चीज की सेल प्राइस या आने वाली चीज की? सप्लाई मेड की। अगर जानने वाले एसोसिएट और मुफ्त में बेची जाए या बाजार से कम कीमत में बेची जाए, ओपन मार्केट प्राइस। अगर किस्तों पे बेची जाए तो, जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, इधर ये नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट डाल के आपने 18 लगाना है, इधर कुछ और लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है इसमें इंटरेस्ट शामिल है। आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट के ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस इंटरेस्ट के बगैर वाली होगी।
कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट डाल के 18% लगाना है। नहीं नहीं, वो तो डब्बे से सिनेरियो बता रहा है कि होता क्या है, फिर करना क्या है वो इधर बता रहा है। और अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो इनवॉइस पे शो कर दें डिस्काउंटेड प्राइस, और डिस्काउंट बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। जी हाँ हाँ, वो भी अलाउड होगा, बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। In case of imported goods, the value determined under the Customs Act, including custom duty and federal excise duty charge on it. तो वो दोनों डाल के देखना है, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग? इंक्लूडिंग। अच्छा जी, कई दफा कोई लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई में ये बहस शुरू हो जाती है कि बिल सही नहीं बना हुआ। तो अगर ऐसी कभी लड़ाई हो जाए जिसमें यह बताया जाए कि बिल सही नहीं बना हुआ, तो फिर क्या करना है? इफ देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट वीओएस हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड करेक्टली इन द बिल, तो अगर लड़ाई शुरू हो जाए, डिस्प्यूट शुरू हो जाए कि बिल सही नहीं बना, तो द वैल्यू विल बी डिटरमिन्ड बाय अ कमेटी। एक कमेटी बैठेगी, कमेटी में कौन कौन होगा? ट्रेड, बिजनेसमैन होगा कोई, एंड द इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू से मुराद है कमिश्नर के दफ्तर के बंदे होंगे। ये कमेटी बनाएगा कौन? बनाएगा कमिश्नर। तो इसमें दो बंदे होंगे, एक ट्रेड वाले और एक इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस वाले, और ये कमेटी बनाने वाला कौन होगा? कमिश्नर। ओके, अच्छा पॉइंट 9 जरा पढ़ना है हमने। अब ये दो पॉइंट है ना आगे, 8 और 9। तो पॉइंट 9 के लिए जरा किताब के एंड पे आए, इस सफ़े के, इस चैप्टर के एंड पे। होंडा ने रॉ मटेरियल दिया इमरान खान को कि तुम हमें टायर बना के दे दो। अच्छा, अब इमरान खान विल डू अ वर्क लाइक दर्जी, यानी दर्जी वाला काम वो करेगा कि आप दर्जी को कपड़ा देके आते हैं और उससे सूट ले लेते हैं। तो दर्जी को ज्यादा पैसे देते हैं या जिससे आपने कपड़ा खरीदा है उसको ज्यादा पैसे देते हैं? कपड़ा खरीदा है उसको ज्यादा पैसे देते हैं। तो आप 4-5 हजार का मिसाल के तौर पे कपड़ा खरीद के लाए, दर्जी को आप 1500-2000 के अंदर जो है वो पैसे देके सूट बनवा लेते हैं। तो अब इमरान खान यहां दर्जी वाला काम कर रहा है, वो सिर्फ प्रोसेसिंग कर रहा है चीजों की। तो होंडा ने रॉ मटेरियल दिया इमरान खान को, इमरान खान ने होंडा को क्या वापस कर दी? फिनिश गुड्स। तो इमरान खान की सेल क्या होगी? इमरान खान की सेल क्या होगी? VOS is amount of processing charges of ₹50 मिसाल के तौर पे बिल्ड बाय इमरान। क्या इन फिनिश गुड्स की मार्केट प्राइस इमरान खान की VOS होगी, या इन फिनिश गुड्स को बनाने के लिए अब दर्जी की सेल प्राइस 7-8 हजार होगी, या दर्जी के लिए सेल प्राइस 1000-1500 होगी? दर्जी की सेल प्राइस तो फुल नहीं हो सकती कि अब दर्जी कहे यार आप मुझे कपड़ा देके गए थे, मैंने सूट बना के दे दिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 7-8 हजार का जो है वो मेरी सेल हो गई है। दर्जी आपकी सेल तो 60 हजार नहीं हुई, आपकी सेल तो 7-8 हजार नहीं हुई, वो तो 4-5 हजार का हमने दुकान से किसी से खरीदा था, आपने 1000-2000 लिए, बस उसके पैसे लें आप। तो बोले व्हाट विल बी द VOS फॉर इमरान खान?
VOS लिखे ना आगे फॉर इमरान, इमरान के लिए VOS होगी ₹50। बातें ना करें हाइब्रिड में, सेकंड लास्ट तो लास्ट रूम में। ओके नेक्स्ट, VIII। रॉ मटेरियल होंडा ने इमरान खान को दिया। पहले ये पॉइंट पढ़ लें, माजरत आपको मैं बार बार इधर उधर लेके जा रहा हूं, पहले ये पॉइंट पढ़ लें। कौन सा पॉइंट पढ़ के आए हम? 9। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा। अब ये बातें नहीं लिखेंगे तो कैसे घर में याद होना है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा। बस मैं ये खत्म कर रहा हूं, आधा सफा काफी है याद करने के लिए, इससे ज्यादा भी रहने दें। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बाय इमरान खान बिलोंगिंग टू होंडा, द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर, व्हाट इज, हु इज मैन्युफैक्चरर? दर्जी। अब इस मिसाल में तो दर्जी है, तो दर्जी जो पैसे ले रहे हैं, द एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर वैल्यू एडिशन कैरिड ऑन सच गुड्स बाय इमरान खान। इमरान खान ने कितनी वैल्यू एडिशन की है? उसने तो 50 रुपए की है सिर्फ। अच्छा, एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव भी कितनी कर रहा होगा इमरान खान? 50। तो जो एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरर फॉर द वैल्यू एडिशन कैरिड आउट ऑन सच गुड्स बाय इमरान खान। अच्छा, एक थोड़ा सा मसला है जिसको आपने समझना है, वो ये है कि होंडा ने इमरान खान को जो रॉ मटेरियल दिया वो लेदर शीट्स थी जो कि एग्जेम्प्ट थी, ताकि ये इन लेदर शीट से हमें सीटें बना के दे दे। लेदर शीट्स एग्जेम्प्ट थी, लेकिन पाकिस्तान में चलो लेदर बैग्स गाड़ी के लिए क्या करने हैं, इसको कर लेते हैं लेदर सीट्स। भाई सीट्स और शीट्स को मिक्स ना कीजिएगा। शीट्स क्या होती हैं? जिससे भी सीट बनी ना हो, और सीट क्या होती है? जिस पे बैठ सकते हो। शीट पे तो नहीं बैठ सकते, सीट पे तो बैठ सकते हैं। तो गाड़ी के एतबार से मिसाल की है, वरना लेदर बैग्स भी होती तो कोई मसला नहीं था। जरा होंडा का लफ्ज़ यूज किया था इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे लॉ में रूल ये है कि लेदर शीट्स एग्जेम्प्ट है, उस पर हुकूमत कहती है टैक्स ना लगाओ, लेकिन लेदर सीट्स पे टैक्स लगाओ। अब ऐसी सूरत में आप इमरान खान को पकड़ लें, अब ना छोड़ें। अब इमरान खान की सेल उन सीटों की बाजार में फेयर वैल्यू समझें, क्योंकि उसमें एग्जेम्प्ट रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एग्जेम्प्ट रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के अंदर जब घुसेगा और फिनिश गुड्स टैक्सेबल हो जाएंगी, तो फिर एग्जेम्प्ट रॉ मटेरियल अपनी हैसियत लूज कर देगा। और इमरान खान को ही पकड़ लें इस मौके पे, उसे कहें यार पूरे 300 पे टैक्स ले अगले बंदे से, बस जान ले लेंगे। इमरान खान कह रहा होगा मेरी सेल 50 है, हाँ तुम्हारी सेल 50 है, हमें इस पर एतराज नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स तुम उससे टैक्स लो 300 का 18%, क्योंकि अब उसने तुम्हें एग्जेम्प्ट चीजें देके फिनिश गुड्स बनवाई हैं। अगर वो तुम्हें एग्जेम्प्ट चीजें देके एग्जेम्प्ट चीजें बनवाता फिर और बात थी। अभी तुम्हें दे एग्जेम्प्ट चीजों का रॉ मटेरियल रहा है और बनवा टैक्सेबल फिनिश गुड्स रहा है, तो ऐसी सूरत में जरा सिनेरियो डिफरेंट है। अच्छा, रॉ मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक बताएं। एग्जेम्प्ट है,
और फिनिश गुड्स लेदर सीट्स हैं, ये क्या हैं? नाउ VOS इज मार्केट प्राइस ऑफ बैग्स या मार्केट प्राइस ऑफ सीट्स एंड नॉट प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ 50 विच आर बिल्ड बाय इमरान। पिछली मिसाल की तरह 50 रुपए नहीं होंगे, यहां पे पूरे 30 रुपए होंगे। अच्छा, ऐसा कब हुआ करेगा? सिर्फ जब चीजें क्या होंगी, रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। चलें जी, इट्स ओवर, बस सब इतना सही था। पढ़ें, कौन सा पॉइंट है? 8। इफ गुड्स अदर देन एग्जेम्प्ट लेदर, भाई शीट्स और सीट्स सही तरह लिखिएगा, मिक्स ना कीजिएगा। इफ लेदर शीट्स आर सप्लाइड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? इमरान खान, फॉर प्रोसेसिंग, देन ए वाला होगा, ई वाला होगा, देन VOS फॉर इमरान खान इज मार्केट प्राइस। फिक्रे का लिंक बना लेना। देन VOS फॉर इमरान खान इज मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। इसको तो ब्रैकेट में ले लिया करें। अब पूरी 300 होगी या 50 रुपए होगी? यानी जो पूरा सूट दर्जी ने बनाया वो समझा जाएगा या सिर्फ स्टिचिंग के चार्जेस समझे जाएंगे? पूरा सूट। बस माय डियर, ये था। अच्छा, अब क्या करें, 10-15 मिनट है। वो क्वेश्चन निकालें, चैप्टर 18 में दिया हुआ था 41 जी। इमरान खान, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही नहीं। भाई इस सवाल में कोई मसला? नरगिस वाले में एक तो ये दिया हुआ था ना, उसने बेचा कितने का, एक था बाजार में कितने का बिकना है। तो इन दोनों में से हायर, हायर का चक्कर ही नहीं, हायर, हायर का चक्कर ही नहीं, हायर। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट था और दूसरा उनकी कॉस्ट थी। अच्छा, ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। शी रिसीव्ड अ ज्वेलरी एज गिफ्ट फ्रॉम एन मदर इन लॉ। उसने मदर इन लॉ से ज्वेलरी गिफ्ट में लिया है। ये पेज है 437। उसने मदर इन लॉ से ज्वेलरी गिफ्ट ली है और उस वक्त उस गिफ्ट की कीमत क्या है? 4.8। और मदर इन लॉ ने कितने की खरीदी थी? 3.2। अच्छा, अब ये मैं आपको याद करा दूं कौन सा वाला सिनेरियो है। गिफ्ट फ्रेंड से मिला है, गिफ्ट रिलेटिव से मिला है, या इनहेरिटेंस में कोई चीज मिली है? ये डायग्राम एक दिन बनवाई थी आपको। बताएं, गिफ्ट फ्रेंड से मिला है या गिफ्ट रिलेटिव से मिला है? तो कैपिटल गेन इनकम निकालने के लिए आप देखें, कॉस्ट टू एक्वायरर, मदर इन लॉ की कॉस्ट, और फेयर वैल्यू व्हेन वी सोल्ड बाय, छोड़ें सोल्ड को क्या करना, बस ये दो लाइनें देखें। मुझे आप बता दें इस सिनेरियो में मैंने क्या बताया था आपको कि मदर इन लॉ वाली कॉस्ट को हाईलाइट करें या फेयर वैल्यू को हाईलाइट करें? और जब नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिले तो तब कैपिटल गेन निकालते हुए। आप मुझे, अच्छा इसकी लॉजिक बेशक याद रख लें। इसकी लॉजिक मैंने आपको यह बताई थी कि जब गिफ्ट मिल जाता है फ्रेंड से तो उसकी फेयर वैल्यू अदर सोर्स में चली जाती है। जिस साल मिला था, कभी बता दें, फ्रेंड से अगर गिफ्ट मिलता है अदर सोर्स में चला जाता है। कितने लोगों को याद है बात? फ्रेंड से अगर गिफ्ट मिलता है कहां चला जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो लॉजिक वैसे ही बता रहा हूं। तो उसकी फेयर वैल्यू, उसकी
फेयर वैल्यू जो फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है, यानी जो नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाता है। इस वजह से वो जो फेयर वैल्यू होती है कैपिटल गेन के लिए वो कॉस्ट ले ली जाती है। लेकिन अगर इनहेरिटेंस में चीज मिले या रिलेटिव से चीज मिले तो उसका मिलना अदर सोर्स में नहीं जाता, क्योंकि वो इनकम नहीं है आपकी, वह रिश्तेदार से मिल गई है या इनहेरिटेंस में मिल गई है, तो वो मिलना अदर सोर्स में नहीं जाता। इसलिए अब उसको जब आप बेचेंगे कभी तो कैपिटल गेन निकालते हुए उसकी कॉस्ट क्या लेनी है, जितने का उसने हिस्टोरिकली खरीदा था या जिस दिन आपको मिला। अब ये तो छोड़ें, ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, बेचा कितने का वो बेचना तो देख लेंगे, बस कैपिटल गेन के लिए कॉस्ट क्या निकालनी है ये मालूम होना चाहिए हमें। अब बताएं, शी रिसीव्ड द ज्वेलरीज गिफ्ट फ्रॉम इन मदर इन लॉ, तो कौन सा वाला सिनेरियो है? ये वाला सिनेरियो है ना। इसको मैं काट के सिस्टर को क्या कर देता हूं, रिलेटिव, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में कॉस्ट मैंने क्या लेनी है, जो मदर इन लॉ को थी 3.2, तो 4.8 को काट दें। अच्छा जी, अब कैपिटल गेन निकालें। ज्वेलरी ए माइनस बी। अच्छा, ए की अलग बहस है। ए है उसने बेचा कितने का बाजार में और बिक कितना सकता है। कितने की बेची, बिक कितने की सकती है, 7.6 की। व्हाट इज हायर, तो इन दोनों में से ए को उठा लिया, 8 को, और इन दोनों में से ये इस तरह गेन निकालना था। कितने लोगों ने इसी तरह निकाला था होमवर्क में? ओके, नेक्स्ट। इस सवाल में तो कोई मसला नहीं था। नोशनल एक्सपेंस कैसे निकाला है? नोशनल एक्सपेंस निकाल लेते हैं, इसमें क्या टेंशन है। अच्छा जी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिक्योरिटीज ए माइनस बी। ए कितने, 3.5, बी 2.1, लेकिन नोशनल एक्सपेंसेस भी माइनस करें। 0.5% ऑफ, बस ये हमारा जवाब था। नोशनल एक्सपेंसेस निकलते हैं सेल प्राइस और कॉस्ट को जमा करके, और ये सिर्फ किस सेक्शन में है, सेक्शन 37A में। सेक्शन 37 में ज्वेलरी वगैरह प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह में नहीं है। क्या चीज? भाई ये भाई सवाल पूछ रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि सवाल में लिखा हो कि कॉस्ट में नोशनल एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं, तो कॉस्ट में अगर नोशनल एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं तो फिर आपको नोशनल एक्सपेंसेस अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कॉस्ट में जो एक्चुअल पेमेंट्स है वो पड़ी होती हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल कि इसमें पड़े हों। बस नोशनल एक्सपेंसेस आपको अलग से ही माइनस करने पड़ेंगे। हाँ, कुछ सवाल ऐसे होते थे जिसमें हम नोशनल एक्सपेंसेस निकाल ही नहीं सकते। वो सवाल देखें कैसे हैं। वो सवाल ऐसे होते हैं कि उसने डायरेक्ट ही गेन निकाल के दिया होता है। 3.5 और 2.1 का डिफरेंस लें, 1.4, तो उसने डायरेक्ट ही बताया होता है गेन आया 1.4 का। अब तो हम नोशनल एक्सपेंसेस कैसे माइनस करें? अब कैसे माइनस करें? अब तो हो ही नहीं सकते माइनस। अब ना हमें सेल प्राइस पता है और ना हमें परचेज प्राइस पता है, तो फिर कैसे नोशनल एक्सपेंसेस माइनस करें? और इसमें कोई मसला? ओके, अच्छा माय डियर, अटेंटिव हो जाएं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल शुरू होने लगा है। चैप्टर 18 में ही रहें। इसको हम आज शुरू कर लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर इसको ख़त्म करेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्लास में कि न्यूमेरिकल प्रॉफिट से चल के भी हो सकता है और सेल से चल के भी हो सकता है। बोलें, न्यूमेरिकल प्रॉफिट से चल के भी हो सकता है और प्रॉफिट से अगर आप चलेंगे
तो नॉट अलाउड खर्चों को क्या कर देंगे, एड बैक, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, फाइन। और अगर सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चों को, सेल से चलना ज्यादा आसान है और अकाउंटिंग प्रॉफिट से चलने की आपको आदत ज्यादा है। सेल से चलना क्यों ज्यादा आसान है, इसलिए कि प्रॉपर्टी चैप्टर में भी सेल से ही चले थे। ग्रॉस रेंट माइनस रिपेयर अलाउंस माइनस इंश्योरेंस माइनस, बस जो माइनस करने की जाता है वो माइनस कर दें, ये होता है सेल से चलना। और प्रॉफिट से चलने का लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसमें आप ऑब्वियसली यूज्ड टू हैं, तो उसमें मुझे डिस्कस करने की जरूरत है। दूसरी बात, फॉरेन इनकम के बारे में कुछ रूल हैं। अगर आपने बाहर के मुल्क 4 साल से हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, और आप पाकिस्तान आए, तो जिस साल पाकिस्तान आके रेजिडेंट बने उस साल और उससे अगला 1 साल सारी फॉरेन सोर्स इनकम माफ है। सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर्स हो, जो मर्जी हो, डिविडेंड, जो मर्जी इनकम हो बाहर से जो आ रही है बाहर से, वो सब माफ है। और अगर आप पाकिस्तान 3 साल से कम नौकरी करने के लिए आए हुए हैं और बाहर की इनकम को बाहर ही रखें, तो भी सारी फॉरेन इनकम्स माफ हैं। हाँ, अगर आप फॉरेन सैलरी कमाने गए हैं तो फिर यहां बाहर के मुल्क में टैक्स पे करें, और अगर टैक्स पे नहीं करते तो सिटीजन हो और साल के आखिरी दिन पाकिस्तान से बाहर हो तो फॉरेन सैलरी माफ है। बस जब भी फॉरेन इनकम आ जाए ना, तो ये 4 प्रोविजंस हमारे जहन में होनी चाहिए। अगर ये 4 प्रोविजंस का जवाब नो आता है तो फिर वो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, और उसका फिर टैक्स क्रेडिट देंगे चैप्टर 6 के तरीके से, उसको इनकम में ऐड करेंगे, एंड पे टैक्स माफ कर देंगे। Ahmed has completed his MBA from a university in United States in America. He had been living there since August 2013 for his education. अपनी पढ़ाई के लिए वहीं हैं काफी अरसे से। हमारा साल 2020 है। And came to Pakistan only in 2017 for मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3-4 महीने 2017 के रहा, और जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने 2018 में रहा। मेरा नहीं ख्याल इतना थोड़ा टाइम रहने से ये रेजिडेंट बना होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून 2017 में पाकिस्तान रहा था, तो 4 महीने में कैसे 183 डेज हो सकते हैं? और फिर अगला स्टे तो अलग गिनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर आपको पता है 2018 का साल बन जाता है, तो 2018 के अंदर भी ये नॉन रेजिडेंट है, अल्लाह का शुक्र है। थोड़े अरसे के लिए आने से तो रेजिडेंट नहीं बन जाता। हाँ, अगर मार्च से लेके अगले साल के जनवरी फरवरी तक रुकता तो फिर अगले साल रेजिडेंट बन जाता, लेकिन अभी तो अल्लाह का शुक्र है मार्च, अप्रैल, मई, जून से भी नॉन रेजिडेंट ही रहा, और जुलाई, अगस्त, सितंबर से भी, एंड देन वेंट बैक टू यूएसए टू कंप्लीट हिज एमबीए। अच्छा, उधर एमबीए ही नहीं मुक रहा, 2013 का शुरू किया है, चलो ठीक है, साढ़े वाला ही हाल है। अलॉन्ग विद स्टडीज के साथ साथ वो पार्ट टाइम किसी रेस्टोरेंट के अंदर बर्तन धोता है इन यूएसए, और ये बर्तन धोता ही रहा टिल नवंबर 2019 तक बर्तन धोता रहा। ठीक है, हमारे साल भी इसने थोड़े से बर्तन धोए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हमारे साल 5 महीने बर्तन धोए हैं इसने बाहर के मुल्क में। इधर अटेंटिव रहना हाइब्रिड में प्लीज। ओके, ही रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 1 दिसंबर। जैसे ही आखिरी प्लेट धुली, अगले दिन इसकी सुबह की फ्लाइट थी, तो 1 दिसंबर 19 को पाकिस्तान आ गया। एंड कमेंस द ट्रेडिंग बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 20, और 1 महीना इसने पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान पे जाके बैठा रहा। वो जब 1 महीना मीनारे पाकिस्तान देखने का इसका पूरा हो गया, तो फिर उसके बाद इसने 1 जनवरी से कारोबार शुरू कर लिया पाकिस्तान में। बिलो इज द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2020। टैक्स ईयर 2020 की टैक्सेबल इनकम उसने आपको खुद निकाल के दे दी है। कहता है ओवर एफिशिएंट ना बनना, उसने निकाल के दे दी है, टैक्सेबल इनकम ही निकाल के दे दी है। कहते हैं न्यूमेरिकल श्यूमेरिकल उसने सॉल्व आपको करके दे दिया। उसमें कुछ इसकी पाकिस्तान की इनकम्स हैं और कुछ इसकी बाहर की इनकम्स हैं। ऑब्वियसली जो बाहर की इनकम्स होंगी, ये वो जो रेस्टोरेंट के अंदर है बर्तन बर्तन धोता है, ये उसकी होगी, और पाकिस्तान की इनकम इसकी ट्रेडिंग बिजनेस है, पाकिस्तान की इनकम इसकी बिजनेस है। ये हमें पता चल गया कि रेस्टोरेंट की इनकम है। तो रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है? पार्ट टाइम जॉब। ओके 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 ओके। तो ये इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है,
और ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। सर आपको कैसे पता चला? पार्ट टाइम जॉब वाली लाइन हाईलाइट करके और ट्रेडिंग बिजनेस वाली लाइन हाईलाइट करके। चलें जी, नोट करें। उधर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो सैलरी कमा रहा है, और इधर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। हाँ भाई, वो इवेल्युएशन होनी है ना आज, तो 2-3 वो कर लेना, 2-3 मिनट बाद ले आना। ओके अब माय डियर, मेरे प्यारे, मेरे बबलू, मेरे डियर, अटेंटिव रहें। अच्छा, नाउ अब सवाल की रिक्वायरमेंट है, अंडर अ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयरअंडर कमेंट ऑन द अबव टैक्स कंप्यूटेशन फॉर 2020। कमेंट करें और सजेशंस भी दे दें अगर आपने इसको कोई देनी है। ये बोंगी ना मारेगा। अच्छा, मेरा ख्याल आप यूएसए वापस चले जाओ, बर्तन ही दो, क्योंकि तुम्हें पाकिस्तान के बिजनेस में लॉसेज आ गए हैं। इस तरह की सजेशंस नहीं देनी। सजेशंस मैं बताऊंगा क्या देनी है। अच्छा, बाहर के मुल्क में इसने क्या कमाई है? सैलरी इनकम। पाकिस्तान में इसने क्या कमाया है? भैया हाइब्रिड जा रही हैं स्टूडेंट्स, प्लीज स्टॉप देम, साइट ऑफ एनीथिंग। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है यार? अभी भी जा रही है मेरे कहने के बाद। बैठे, अभी क्लास चल रही है। क्या हुआ मुझे समझ नहीं, किसी और क्लास की आ गई थी। ठीक है, सॉरी, जाएं। हमारी बस के साथ क्या क्या होता है, हम शुरू कर दें सफर। अच्छा, इनकम बिजनेस, इनकम फ्रॉम शुक्र है को बोंगी नहीं मारती, कहते हैं इंजन नहीं सही। मैंने कहा, कहने लगे ड्राइवर नहीं सही। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में इसका रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और उसके बाद डोनेशन। वैसे कोई 1-2 गलती तो आपको मोटी मोटी इसके टॉप पे पकड़ी गई होगी। कोई मोटी मोटी गलती पकड़ी है टैक्सेबल इनकम निकालते हुए आपने अभी तक? कोई क्या गलती पकड़ी है? हाँ, डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं होता। वेल डन, डोनेशन बिजनेस का खर्चा नहीं होता। और कुछ डोनेशन जिसने बाहर के मुल्क में भी दी हैं वो नीचे जाके पढ़ लेते हैं। अच्छा, वैसे अगर आप पे ये सवाल छोड़ूं मैं आप इंशाल्लाह, तो कमेंट करके आ सकेंगे? मसले पढ़ लें क्या है। नोट ए, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज पड़ी हैं जो कैश में पे कर दी हैं। ठीक है, एक ये मसला है। और टैक्स अल्लाह का शुक्र है काटा है, लेकिन पेमेंट कैश में कर दी है। और 6 लाख रुपया इसके अंदर पड़ा हुआ है। 28 लाख के अंदर 6 लाख, भाई हाइब्रिड में भी एक बंदा जाए ना। और 28 लाख के अंदर 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है, जो कि एक फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की है। इसका भी शायद आपको पता होगा। अभी बोलिएगा ना, बाकियों को पता चल जाएगा। प्लीज होल्ड होल्ड होल्ड, लबों को सीलें। और डोनेशन आपने दी है पाकिस्तान में किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को और नॉन प्रॉफिट इदारे को जो यूएसए के अंदर है। ठीक है, तो कितने लोग? तकरीबन 70-80% इसको सही करके आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करें। ठीक है, चलें, ट्राई करके आइएगा, कमेंट करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको फीडबैक लिया जा रहा है कि 83 लेक्चर्स में टीचर ने आपके साथ क्या किया। अब जो हो गया वो बता दें, और जो हल है हल बता दीजिएगा, जो हो गया वो रहने दीजिएगा। टेस्ट का तो मैंने बता दिया ना माय डियर, क्लास के शुरू में पहले 1 मिनट में बता दिया था। यार वो लैपटॉप